पीएम मोदी आज शाम करेंगे ग्लोबल एक्सपो को संबोधित। भारत मंडपम में देश की सबसे बड़ी और अपनी श्रेणी की है पहली भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। झारखंड में हलचल हुई तेज। आज झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे चंपा सोरेन। राजभवन से मिला सरकार बनाने का न्योता। केजरीवाल आज पीईडी के सामने नहीं होंगे पेश। जांच एजेंसी ने भेजा था 5वां समन। आम आदमी पार्टी बोली मोदी का लक्ष्य सीएम को गिरफ्तार करवाना। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम की हुई है गिरफ्तारी। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर का मामला। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की करेगा सुनवाई। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। हिमाचल में 6 नेशनल हाईवे समेत 566 सड़कें बंद। पावर सप्लाई भी कटी। दिल्ली राजस्थान एमपी में घना कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और यूपी में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आपको तस्वीरें हम सदन के भीतर से दिखाएंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर सत्र शुरू हो चुका है और ये सभी लोग प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हुआ? नहीं रहना स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया जहां पर सत्र की शुरुआत हो रही है और यहां पर बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं और जिनकी ओर से सत्र को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आए और फिलहाल पहुंच चुके हैं विधानसभा और अब सत्र की शुरुआत होगी और बजट सत्र में 5 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश
खन्ना बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज सुबह से ही विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी ओर से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर बैठकर धरना भी देखने को मिला, नारेबाजी करते हाथों में बैनर पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे अलग अलग जगहों से, और इसके साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए सत्र के भीतर से, सदन के भीतर से सत्र की तस्वीरें हैं। तो देखिए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदस्यगण, वर्ष 2024 उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा मंडल के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वर्ष 2024 की शुभकामनाएं। मैं ये कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। आप सभी को सुविदित है कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है। लगभग 5 शताब्दियों की सुदीर्घ प्रतीक्षा के बाद बीती 24 जनवरी 2024 को सनातन भारतीय संस्कृति के प्राण हमारे आदर्श प्रभु श्री राम ने अपनी जन्मभूमि अयोध्या में भव्य भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए थे। पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार किया। भारतीय जन आस्था के संकल्प की सिद्धि के प्रति श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रूप में राष्ट्र मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनः प्रतिष्ठा है। हम सभी आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे विशिष्ट कालखंड में हमारी सांस्कृतिक विरासत का यह दिव्य प्रतिमान हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने का सदैव प्रेरित करता रहेगा। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुगमता पूर्वक अपने आराध्य के दर्शन पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके, इस हेतु हमारी सरकार ने अयोध्या में अवस्थापना विकास के अनेक उपयोगी कार्य संपन्न कराए। आज अयोध्या जल थल नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से संपन्न हो रही है। लगभग 33 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं यह गतिमान है। आज अयोध्या अपने त्रेता युगीन वैभव के साथ नगरीय विकास और संपन्नता के मॉडल के रूप में नवीन मानक घड़ रहा है। भगवान श्री राम लल्ला का अपने नव मंदिर में विराजमान होना राम राज्य की अवधारणा को पुष्ट करने वाला है। महान आदर्श को आत्मसात करते हुए मेरी सरकार निरंतर नियोजित प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रयागराज में माघ मेला का प्रारंभ पर्व चल रहा है। इस वर्ष के माघ मेला आयोजन को प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए पूर्वाभ्यास मानते हुए सरकार द्वारा सभी संतगणों, श्रद्धालुओं, कल्पवासी और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों और जिज्ञासुओं की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबंध किए जा रहे हैं। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 कुशल प्रबंधन और जन सहभागिता की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा। सुशासन मेरी सरकार का प्रमुख ध्येय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए बिना भेदभाव सभी वर्गों को, विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे प्रयास हर जरूरतमंद और वंचित शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आज सामान्य नागरिक भी ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहा है। कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है।
मेरी सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन तथा ईमानदार व संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक शिकायत और निस्तारण हेतु तहसील स्तर तक संपूर्ण समाधान दिवस तथा थाना स्तर पर थाना दिवस का नियमित आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, IGRS एवं अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा CM डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न सेवाओं, योजनाओं व परियोजनाओं का सर्वस्तर से अनुश्रवण किया जा रहा है। सुशासन के संकल्प के साथ मेरी सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि NCRB के आंकड़े भी करते हैं। इसके अनुसार वर्ष 2016 के सापेक्ष में 2023 में प्रदेश में डकैती के मामलों में लगभग 87%, लूट में लगभग 76%, हत्या में लगभग 43%, बलवा में लगभग 65%, फिरौती हेतु अपहरण में लगभग 73% तथा दुष्कर्म के मामलों में लगभग 46% की कमी आई है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने के लिए मेरी सरकार नियोजित प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियां तथा सुशासन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। जैसा कि आप सभी सुविदित हैं कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के विशिष्ट आयोजन की परंपरा प्रारंभ की है। यह आयोजन राज्य के लिए अपनी स्थापना के पश्चात विकास की दिशा और दशा को जानने पहचानने का विशिष्ट अवसर होता है। उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वर्तमान सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। इसी क्रम में पेराई सत्र 2023-24 में गन्ने की अवैध प्रजातियों के गत वर्ष के मूल्य को 350 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति कुंतल, सामान्य प्रजातियों के लिए मूल्य को 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा कुंतल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के मूल्य को 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल किया गया है। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर द्वारा अब तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए। यह निवेश प्रस्ताव सभी सेक्टर तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए प्राप्त हुए। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशन आदि को विश्व के सामने शोकेस करने के लिए सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का प्रथम संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया हुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में MSME सेक्टर के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार द्वारा कई नई योजनाएं संचालित की गई हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने विभिन्न जनपदों के परंपरागत उत्पादों तथा परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों को
शक्ति प्रदान की। इस योजनाओं को आज संपूर्ण भारतवर्ष में पहचान मिल रही है। जनपद झांसी में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के इसके पूर्व वर्ष 1970 में एक नए शहर मॉडल के गठन का निर्णय लिया गया था। जनपद अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखी गई है। मेरी सरकार ने राज्य में अपराधों व भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, निरंतर विद्युत आपूर्ति व लाल फीताशाही पर नियंत्रण से 2070 से पूर्व राज्य की दयनीय स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया है, जिससे सभी जिलों में निवेश का समग्र प्रवाह सुनिश्चित हुआ है। वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए। और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखाए थे, पहले उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और दूसरी आपको यूपी विधानसभा में तस्वीरें आपने देखी जहां पर बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपको देहरादून लेकर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो देहरादून से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और अब सीधे आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, बजट पेश किया जाना है, सत्र की शुरुआत हुई है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है। वर्ष 2022 से 70 में निर्गत लगभग 8 लाख विद्युत संयोजना के सापेक्ष वर्ष 2070 से अब तक लगभग 20 गुना 165 लाख विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से अद्यतन कुल 740 केवी विद्युत उपकेंद्र अधिक किए गए हैं। 1590 विद्युत केंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई है। वर्ष 2070 से अद्यतन लगभग 3,53,000 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तापीय इकाइयों की कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट के सापेक्ष में वर्ष 2022-23 में 6,190 मिलियन यूनिट अधिक 39,746 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया है।
सोलर रूफटॉप संयंत्र की क्षमता में पिछले लगभग 7 वर्षों में 4.5 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2070 तक मात्र 31 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित थे। वर्तमान में 328 मेगावाट सोलर रूफटॉप है। प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में 40 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 10 मेगावाट क्षमता का संयंत्र संचालित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 70,65,000 से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 33,236 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 70,34,000 पथ विक्रेताओं को लगभग 2,370 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण हेतु 280 करोड़ रुपए से कुल 154 योजनाएं स्वीकृत की गई है। अमृत 2.0 योजना सभी नगरीय निकायों में लागू की गई है। फेम इंडिया स्कीम 1 तथा फेम इंडिया स्कीम 2 के अंतर्गत प्रदेश में 740 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 247 विस्तारित नगरीय निकायों के मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ की गई है। बंधन योजना के तहत धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख घरों में जलापूर्ति तथा 8 लाख घरों में सीवरेज संयोजन का कार्य पूरा किया गया है। सोलर चरखा वितरण एवं प्रशिक्षण योजना के लाभार्थी को विगत 6 वर्षों में 5,677 सोलर चरखा निःशुल्क उपलब्ध कराया है। माटी कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना में अब तक 785 इकाइयों की स्थापना में 2,355 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्तमान सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान को व्यापक रूप से संचालित किया गया है, जिसमें 6 वर्षों में बच्चों के नामांकन में 40 लाख से अधिक की वृद्धि के साथ नामांकन बढ़कर 1 करोड़ 92 लाख हो गया है। प्रत्येक विद्यालय में 2-2 टैबलेट की उपलब्धता एवं 18,381 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है। उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश हेतु 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 30 विद्यालयों की निर्माण प्रक्रिया गति में है। पूर्व से संचालित 75 कंपोजिट विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गति में है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में बृहद निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु 70,170 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। वर्ष 2023 में 8,373 परीक्षा केंद्रों के माध्यम से मात्र 14 दिनों में बोर्ड परीक्षा संपन्न कराते हुए नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई है। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य अध्यापक एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार दिया जाता है। नवस्थापित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर और राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में शिक्षा कार्य प्रारंभ हो चुका। देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु
16 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय एवं मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलकर विश्वविद्यालय बरेली एवं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को नेक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। 2 विश्वविद्यालय यथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर एवं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कैटेगरी 1 में श्रेणीबद्ध किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट विकसित किया जा रहा है। अब तक 25 लाख से अधिक स्मार्टफोन दिया गया है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की वित्तीय सहभागिता से लगभग 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और उनमें आधुनिक कार्यशालाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राजकीय ITI की संख्या 260 से बढ़कर 305 और सीटों की संख्या 1,38,000 से बढ़कर 1,72,000 हो गई है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और बढ़ाने तथा प्रदेश को IT एकेडमिक राज्य बनाने हेतु इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण देने के लिए अनुबंधित किया गया है, जिसमें न्यू एज कोर्सेज जैसे 5G स्पेक्ट्रम, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। AKTU द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना की गई है। मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं HBTU कानपुर को नेक ग्रेडेशन में क्रमशः A एवं A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। वर्तमान में 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत 4 पाठ्यक्रम डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षण प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 लगभग 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए। इनमें 37 करोड़ 70 लाख भारतीय तथा 13,43,000 विदेशी पर्यटक सम्मिलित है। भारत की गौरवमयी धरोहर एवं परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने का लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के विकास के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। रामायण संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु 16 जनपदों में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोधपरक रामायण इंसाइक्लोपीडिया का कार्य विद्यमान है। बटेश्वर आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। जनपद चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र तथा लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक केंद्र के संग्रहालय के आंतरिक कार्य का निर्माण शुरू हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के दृष्टिगत पहुंचे मार्गों, राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, मल्टी लेवल पार्किंग तथा अन्य अवस्थापना एवं जन सुविधाओं का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य तपोस्थली पर वेद विज्ञान अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विद्यावाहिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां कालीपोह मंदिर को जोड़ने वाला त्रिकोण संरक्षण में जन सुविधा को बढ़ाने तथा सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए का भुगतान DBT के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख से अधिक कृषकों के खातों में किया गया है। खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर
5.1% प्राप्त करते हुए वर्ष 2022-23 में 625 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न तथा 21,57,000 मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के दृष्टिगत मिलेट्स की विभिन्न फसलों के 43,475 बीज मिनी किट का वितरण किया गया है। मिलेट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर तथा गाजीपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 27 जनपदों में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में लगभग 1,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 49 जनपदों में गौ आधारित खेती भी की जा रही है। ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत 62,200 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 51,774 सोलर पंपों की स्थापना की है। लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में मार्च दिसंबर 2024 में 3,421 एफपीओ का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहरों के पुनरुद्धार तथा सिंचन क्षमता को पुनः स्थापित करने हेतु अब तक 520 करोड़ रुपए की लागत की 80 सिंचाई योजना पूर्ण की गई है। विभिन्न जनपदों में 558 करोड़ रुपए की लागत से 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय 17-18 में मार्च में 2023 तक लघु सिंचाई विभाग द्वारा 70,38,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया है। भारत सरकार की योजना अटल भूजल योजना के सादृश्य प्रदेश के अवशेष 800 विकास खंडों में समेकित भूजल प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना लागू की गई है। हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना शुरू कर दी गई है। अनुसूचित जाति बुनकरों का अनुसूचित जाति के बुनकरों के संचालित जलकारी बाई कोई हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के माध्यम से 380 हथकरघा बुनकरों में 264 पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित किया गया। बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 350 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से बुनकरों को दी गई है। प्रदेश में 303 बृहद निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्रों सहित विभिन्न प्रकार के गौ संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सौभाग्यता योजना के तहत कुपोषित बच्चों के परिवारों को अब तक 2,01,823 निराश्रित गौवंश सुपुर्द किए गए हैं। इन गौवंश के भरण पोषण के लिए 1,500 रुपये प्रति माह प्रति गौवंश लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2023 में अंतिम रूप से दुग्ध उत्पादन 362 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 351 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पशुपालकों को 4,18,483 किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। जनपद वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, कन्नौज, बरेली, लखनऊ, अयोध्या में नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि कानपुर तथा मेरठ में निर्माणाधीन है। प्रयागराज तथा गौतम बुद्ध नगर में डेयरी प्लांट का रिफर्शमेंट पूर्ण रूप से संचालन प्रारंभ हो चुका है। दुग्ध समिति के अनाच्छादित प्रदेश के 621 विकास खंडों में ग्राम स्तर पर दुग्ध समितियों के गठन किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 585 दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। निषाद बोट योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,865 नावों को अनुदान वितरित किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में खरीद अभियान में 15,65,000 मैट्रिक टन एवं रबी अभियान में 9 दिसंबर 2023 तक 13,17,000 मैट्रिक टन उर्वरक दिया गया है। कौन चला जाएगा ये तो बाद में पता चलेगा। ये तो चलने वाली नहीं, कौन चला जाएगा। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स घोषित किया गया है। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में 40 प्रमुख बाजरा उत्पादक जनपदों में 66,880 किसानों को 3,55,000 मैट्रिक टन बाजरा खरीदकर लगभग 850 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया गया है। वर्ष 2023-24 में 24 मक्का खरीद वाले जनपदों में 908 किसानों से 4,450 मैट्रिक टन मक्का खरीद लिया है। वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर रिफिल निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अद्यतन अन्य राज्यों में 44,360 राशन कार्ड धारकों को उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 38,71,000 कार्ड धारकों को द्वारा अन्य राज्यों में खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत अब तक 13,590 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूल किट योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में लाभार्थियों को टूल किट उपलब्ध कराते हुए लगभग 4,08,000 रोजगार सृजित किए हैं। वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में सूक्ष्म उद्यमियों के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत प्रदेश के 43 जनपद में 66 मेडिकल कॉलेज में आच्छादित किए जा चुके हैं। 14 जनपदों में केंद्र सहायक मेडिकल कॉलेज एवं असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। जनपद महाराजगंज, मऊ, शामली एवं संभल में निजी निवेशकर्ताओं से अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हो चुके हैं। 6 अन्य जनपदों बागपत, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा भारत सरकार की VGF योजना के तहत मेडिकल राजकीय क्षेत्र BSc नर्सिंग कॉलेजों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 70 किया गया है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ को नेक A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा समस्त चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्कूलों कॉलेजों को संबद्धता प्रदान की गई है। की तुलना में वर्ष 2023 तक AES रोगियों की मृत्यु में 98% व JEE रोगियों की मृत्यु में 96% की कमी आई है। आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 1,80,00,000 परिवार आच्छादित है। 4,86,00,000 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रदेश में दिनांक 19 जनवरी 2023 31,88,000 लाभार्थियों द्वारा 4,677 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज प्राप्त हुआ। प्रदेश में दिनांक 14 जनवरी 2024 तक आयोजित 131 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में कुल 12 करोड़ से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं।
2014 में मातृ मृत्यु दर 285% लाख थी, जो सरकार के प्रयासों से वर्ष 2022 में कम होकर 167 लाख हो चुकी है। सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रवेश में एक रूपता तथा योग एवं नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जनपद अयोध्या में एक नए राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय और वाराणसी में एक नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य गतिमान है। 11 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बरेली, कौशाम्बी, ललितपुर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, अमेठी एवं देवरिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष चिकित्सालय स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6 जनपदों रायबरेली, बस्ती, जालौन, बागपत, बुलंदशहर एवं बलिया में 50 बेड के एकीकृत आयुष विश्वविद्यालयों का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1600 हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को चयनित कर हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया रहा है। विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 225 योग वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 70,82,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश में लगभग 1,56,00,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 204 पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों के माध्यम से 43 जनपदों में लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा विधानसभा में बजट आंगनवाड़ी केंद्रों में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में होती हुई तो देखिए कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी है, दूसरी ओर राज्यपाल का अभिभाषण भी हो रहा है। अब सीधे आपको हम देहरादून से बड़ी जानकारी बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, 20 महीनों का इंतजार खत्म हुआ और पुष्कर सिंह धामी की ओर से हम बातें भी कही गई। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। तो यूसीसी की कमेटी जो गठित की गई थी उसकी ओर से ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा गया है और मुख्यमंत्री की ओर से अब बड़ी बातें सामने आई हैं। 72 बैठकों के बाद कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया जो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हर वर्ग के लोगों की यूसीसी ड्राफ्ट बनाने में राय ली गई है। देखिए यूसीसी को लेकर लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से नई सरकार बनते ही कैबिनेट की बैठक में समिति गठित की गई थी, उसके बाद काफी तेजी के साथ में काम हुआ और अब 20 महीनों का इंतजार खत्म हो रहा है। हालांकि कई बार समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था, लेकिन अब आखिरकार वो ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और अब ये ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। सेवावास पर सीएम धामी से मुलाकात भी की गई है इस कमेटी के लोगों के द्वारा और समान नागरिक संहिता पर बना ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कल कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जा सकता है। तो कल की बैठक बहुत अहम हो सकती है। यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया था सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से, बड़ी बातें कही गई हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें और कहा कि आज हम यूसीसी लागू करने के करीब हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया और कहा कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जिस तरीके से सरकार की ओर से यूसीसी को प्राथमिकता दी गई थी, कैबिनेट की पहली बैठक में ही यूसीसी को लेकर कमेटी गठित की गई थी, वो बताता है कि किस तरीके से यूसीसी को लेकर सरकार सजग नजर आई है और अब ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। इस ड्राफ्ट में सभी लोगों की राय ली गई है। सीएम की ओर से कहा गया हर वर्ग के लोगों की राय इस ड्राफ्ट को बनाने में ली गई है। अंकित काला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा दिन है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, 20 महीनों का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर भी घेर रहा था कि बैठकें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, समय बढ़ता जा रहा है और बार बार कार्यकाल जो है, समय जो है वो बढ़ाया भी जा रहा था इस समिति का, लेकिन आखिरकार वो वक्त आया, ड्राफ्ट तैयार होकर मुख्यमंत्री को मिल चुका है। अंकित, आवाज मिल रही है आपको?
अंकित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट कल पेश किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया था सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई है और कहा कि आज हम यूसीसी लागू करने के करीब हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये अहम बातें और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। सीएम की ओर से अहम बातें कही गई हैं। 72 बैठकों के बाद कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था। सीएम की ओर से यह भी कहा गया और अब ड्राफ्ट तैयार होकर मुख्यमंत्री को सौंपा जा चुका है। हर वर्ग के लोगों के यूसीसी ड्राफ्ट बनाने में राय ली। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा दिन है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह कहा गया है। अंकित, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो अंकित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अहम खबर आपको हम बता दें तो समान नागरिक संहिता पर बना ड्राफ्ट तैयार और मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल सत्र में इसको लेकर बात हो सकती है और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। बड़ी खबर आपको हम बता दें, देखिए अब अंतिम दौर में जो प्रक्रिया है वो चल रही है। यूसीसी को लेकर जो ड्राफ्ट बनाया जाना था वो तैयार हो चुका है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। और अंकित काला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल गरिमा, आवाज आ रही है। बिल्कुल अंकित, बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है यूसीसी को लागू करने के लिए और जिस तरीके से लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था इस ड्राफ्ट का, क्योंकि 20 महीने से लगातार समय बढ़ता रहा जिस पर सवाल भी उठते रहे, लेकिन अब आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जब ड्राफ्ट तैयार होकर मुख्यमंत्री को सौंपा जा चुका है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। पिछले लंबे समय से इसकी ये मांग करी जा रही थी और कयासबाजी लगाई जा रही थी कि अब यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को जल्द मिलने वाला है। पहले बहुत सारी तारीखें जो है उसमें लगातार समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया, लेकिन आज जो है फाइनली यूसीसी की जो समिति है जिसके ड्राफ्ट के लिए समिति का गठन किया गया था, उस समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज मुख्यमंत्री आवास में इस ड्राफ्ट को सौंप दिया है। ड्राफ्ट के अंदर क्या कुछ है ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार की तैयारी इसे लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लागू करने की है और अगर सरकार ऐसा करती है तो उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर कि यूसीसी को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सरकार ने ये वादा किया था जनता से 2022 के इलेक्शन में उनकी तरफ से जनता से ये वादा किया गया था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो राज्य में यूसीसी को लागू करेंगे और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ते हुए अब कल जो 3 फरवरी है 3 तारीख को सरकार ने एक कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार पहले कैबिनेट में लाएगी। कैबिनेट जब इसको पास करेगी तो 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है गरिमा, और फिर संभवतः सरकार 6 फरवरी को इसको विधेयक के तौर पर सदन में लाएगी और विधेयक पारित होने की पूरी संभावना है क्योंकि सरकार के पास बहुमत काफी है। इसके बाद फिर ये राजभवन में जाएगा, राजभवन की मंजूरी के बाद इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। तो सरकार पूरी कोशिश पे है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यूसीसी को लागू किया जाए। बिल्कुल साफ तौर पर अंकित, लोकसभा चुनाव से पहले ही इसको लागू किया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से समय जो निकलकर सामने आ रहा है, तारीखें निकलकर सामने आ रही है, वो ऐसा ही है कि फरवरी के इसी हफ्ते में ही कहीं ना कहीं इस यूसीसी के ड्राफ्ट को कैबिनेट की बैठक में पहले लेकर जाया जाएगा, इसके बाद सदन तक पहुंचेगा। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है, इसको प्राथमिकता में सरकार ने लिया, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि कई बार विपक्ष ने यह भी कहा कि हमें यूसीसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि स्थानीय मुद्दों को आपने दरकिनार कर दिया और यूसीसी को प्राथमिकता दे दी, इसलिए हमें समस्या है। तो क्या लग रहा है कि क्या विपक्ष की ओर से इसको लेकर नंबर गेम की बात एक अलग हो गई, लेकिन क्या हंगामा हो सकता है, क्या कोई विरोध इसको लेकर किया जा सकता है?
बिल्कुल देखिए गरिमा, विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा था उसके पीछे का कारण ये था कि चूंकि इस समिति का गठन जो है मई 2022 में हो गया था और समिति की ही जो अध्यक्ष है जस्टिस रंजना देसाई, उनकी तरफ से ये पहले ही बता दिया गया था कि समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। तो आखिर वो लिखित में ड्राफ्ट आने तक सरकार को इतना समय क्यों लग गया? तो इस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था, जो अपने आप में लाजमी है, क्योंकि भाई 2 साल का एक समय होने वाला था और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब ये तारीख नजदीक आ गई है, क्योंकि कल भी कैबिनेट की बैठक होनी है, फिर विशेष सत्र भी बुला लिया। तो यानी कि सरकार की तो मंशा साफ है कि सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, ड्राफ्ट मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने के बाद विपक्ष इसे सदन में पेश किया, जिस समय सरकार इसको सदन के पटल पर रखेगी उस समय इसको लेकर के हंगामा किया जाएगा। और माना जा रहा है कि 5 फरवरी से जिस दिन सदन का पहला दिन होगा तभी से ही विपक्ष इसको लेकर के हंगामा काटता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल बाद में एक लंबे तो फिलहाल सरकार जी बिल्कुल अंकित, ये भी जानना चाहेंगे कि एक लंबे समय के बाद में इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, लगभग 20 महीने से ज्यादा वक्त इस ड्राफ्ट को तैयार करने में लिया गया है, लेकिन क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, कमेटी के क्या सुझाव हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए गरिमा, अभी ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को मिला है, अभी सरकार इसका अध्ययन कर रही है। कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन समिति की तरफ से कई दौर की बैठकें हो चुकी है, लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। करीबन 2,30,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। उसके आधार पर ही एक समान नागरिक संहिता की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। अब देखिए जो समिति जो ड्राफ्ट सौंपा गया है अभी ये मुख्यमंत्री को मिला है, इसके बाद ये जैसे पब्लिक डोमेन में आएगा, इसकी सारी चीजें निकल करके सामने आएगी, तो इसमें कहना सही रहेगा। लेकिन सरकार अपनी तरफ से चाहती है कि जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर जो एक समान जो कानून है, जैसे एक देश एक कानून की तर्ज पर ही राज्य में भी इसे लागू किया जाए और उसके बाद फिर ये सबके लिए मान्य होगा। इसमें अभी देखना होगा कि इसमें क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। लेकिन समिति की जो अध्यक्ष है जस्टिस रंजना देसाई, उनका ये कहना है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है ये काफी मंथन के बाद तैयार किया गया है, और जो इसमें देरी हुई है वो इसीलिए देरी हुई है क्योंकि हर एक वर्ग को इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सुनिश्चित करना था। तो लिहाजा जब ड्राफ्ट आएगा उसका अध्ययन करने के बाद ही इसमें कुछ खास जानकारी मिल पाएगी। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप से लेकर के तमाम जो प्रावधान है वो सभी इस ड्राफ्ट में किए गए हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल। और अंकित देखिए, इस कमेटी की ओर से जनता से भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से लगातार सुझाव लिए जा रहे थे, तो ऐसे में विपक्ष के पास ये मौका भी नहीं होगा कि जनता के सुझावों को नहीं लिया गया, जनता की बात को नहीं समझा गया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कई चीजें जो है वो नहीं होने वाली हैं शायद सरकार को घेर पाने के लिए यूसीसी को लेकर। गरिमा, जो समिति की तरफ से कहा जा रहा है कि 2,31,000 से ज्यादा जो सुझाव हैं वो उनके पास आए हैं, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन और खुद की समिति के जो तमाम सदस्य थे उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया है। जो भी विभिन्न वर्ग जाति से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत की है, उनसे सुझाव आमंत्रित किए हैं। अब इसका संकलन करने के बाद एक जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंपा गया है। तो देखिए समिति अपनी तरफ से ये दावा कर रही है, मुख्यमंत्री का ये तर्क है कि भाई हमने पहले ही जब चुनाव में गए थे तो 2022 का ये सरकार का ये वादा था और इस वादे को हम पूरा कर रहे हैं। विपक्ष अपनी तरफ से तर्क लगा रहा है कि चूंकि चुनाव नजदीक है तो पहले राम मंदिर का मुद्दा, फिर अब यूसीसी का मुद्दा तो निश्चित ही देखिए ये सियासत जो है लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच में सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि इसको इसी सत्र के दौरान जो है विधानसभा सत्र के दौरान इसे पारित करा करके इसे कानूनी अमलीजामा पहनाया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए सरकार तैयार है और इससे विपक्ष भी, या साथ ही साथ जनता की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो ड्राफ्ट सौंपा जा चुका है मुख्यमंत्री को और ड्राफ्ट 20 महीने के लंबे इंतजार के बाद में बनकर तैयार हो चुका है। कमेटी के अध्यक्ष की ओर से ये मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। अब ये ड्राफ्ट कैबिनेट की बैठक में जाएगा, जिसके
बाद ये ड्राफ्ट विधानसभा में लेकर जाया जाएगा। नंबर गेम की बात करें तो फिलहाल पूरी तरीके से लगभग चीजें साफ नजर आती हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इस ड्राफ्ट पर क्या प्रतिक्रिया देता है देखना बहुत अहम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हालांकि उत्तराखंड में अब यूसीसी जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष की ओर से सौंपा भी जा चुका है। बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते, फरवरी के इसी हफ्ते में ये ड्राफ्ट विधानसभा में भी पेश किया जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों में आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।